हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग ओड टू ऑटम कविता के ऑब्जेक्टिव पढ़ने जा रहे हैं। अगर इससे पहले आपने इसका वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया जाएगा, आप उसे जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो सेशन में आपको 12th क्लास के इंग्लिश के पूरे चैप्टर का एनालिसिस करवाया जाएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले ये आप एक कॉपी ले लेंगे और आप इस ऑब्जेक्टिव को कितना सही करते हैं वो मुझे ज़रूर कमेंट करेंगे। लेकिन मेरे हिंदी करने से पहले ही आप ऑब्जेक्टिव का आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। तो पहला आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हु हैज़ रिटेन द पोएम ओड टू ऑटम। फर्स्ट ऑप्शन जॉन डन, सेकेंड ऑप्शन वाल्ट विटमैन, थर्ड ऑप्शन W.H. ऑडेन और फोर्थ ऑप्शन जॉन किट्स। तो आप अपना आंसर दीजिए, मैं इसका हिंदी करता हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि किसने ओड टू ऑटम कविता लिखी है, तो इसका आंसर है जॉन किट्स, ठीक है। तो जॉन डन ने कौन सी कविता लिखी है, आपका पहला ऑप्शन था। तो जॉन डन ने स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट कविता लिखी है। और वाल्ट विटमैन ने कौन सा कविता लिखी है, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता लिखी है। और W.H. ऑडेन ने कौन सी कविता लिखी है, तो नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट कविता लिखी है। इस प्रकार एक ऑब्जेक्टिव से आपका 4 ऑब्जेक्टिव निकल रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक। चलिए हम लोग आप दूसरे क्वेश्चन पे, जो आपका दूसरा ऑब्जेक्टिव है उस पर आते हैं। जॉन किट्स वाज बोर्न इन, फर्स्ट ऑप्शन 1572 टू, सेकेंड ऑप्शन 1819, थर्ड ऑप्शन 1907 और थर्ड ऑप्शन 1795, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जॉन किट्स का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था। तो जॉन किट्स का जो जन्म हुआ था, इसका आंसर है 1795 ईस्वी में, 1795 में उनका जन्म हुआ था। तो यहाँ 1572 में किनका जन्म हुआ था, तो जॉन डन का जन्म हुआ था। 1819 में किनका जन्म हुआ था, वाल्ट विटमैन का जन्म हुआ था। 1907 में किनका जन्म हुआ था, तो W.H. ऑडेन का जन्म हुआ था। तो इससे भी 4 ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हुआ। चलिए हम लोग अपने तीसरे ऑब्जेक्टिव पे आते हैं। जॉन किट्स डाइड इन, फर्स्ट ऑप्शन 1821, सेकेंड ऑप्शन 1973, थर्ड ऑप्शन 1892 और फोर्थ ऑप्शन 1631। तो इसका पहले हम लोग हिंदी करते हैं कि जॉन किट्स की मृत्यु हुई थी, कब हुई थी इनकी मृत्यु, तो इनकी मृत्यु हुई थी 1821 ईस्वी में। तो 1973 ईस्वी में किनकी मृत्यु हुई थी, तो 1973 ईस्वी में W.H. ऑडेन की मृत्यु हुई थी। और 1892 ईस्वी में वाल्ट विटमैन की मृत्यु हुई थी। 1631 ईस्वी में जॉन डन की मृत्यु हुई थी। तो यह जो आपका तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है वह खत्म हुआ। तो आप लोग मेरे हिंदी करने से पहले ही आप अपना आंसर ज़रूर लिखें अपने कॉपी में, उसके बाद आप कितने सही करते हैं वो मुझे ज़रूर मैसेज करें। तो चलिए हम लोग अपने चौथे ऑब्जेक्टिव पे आते हैं। जॉन किट्स वाज अ पोएट, फर्स्ट ऑप्शन आपका है इंडिविजुअलिस्टिक, सेकंड ऑप्शन है आपका रोमांटिक, थर्ड ऑप्शन है मेटाफिजिकल और फोर्थ ऑप्शन है नन। तो इसका आंसर है रोमांटिक। जॉन किट्स कैसे कवि थे, तो रोमांटिक कवि थे। तो ये इंडिविजुअलिस्टिक पोएट कौन थे, तो इंडिविजुअलिस्टिक पोएट आपके थे वाल्ट विटमैन। और मेटाफिजिकल पोएट कौन थे, तो जॉन डन, जिन्होंने आपका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को लिखा था, ठीक है। उसके बाद हम लोग पांचवें ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। वेयर वाज जॉन किट्स बोर्न, फर्स्ट ऑप्शन लंदन, सेकेंड ऑप्शन अमेरिका, थर्ड ऑप्शन मूनफील्ड्स और फोर्थ ऑप्शन A एंड C बोथ। तो आप लोग अपना आंसर दीजिए। इसका हिंदी करते हैं पहले। तो जॉन किट्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो लंदन, अमेरिका, मूनफील्ड्स, A और C दोनों। तो इसका आंसर है D, आपका A और C दोनों। क्यों, क्योंकि जो जॉन किट्स का जन्म जो हुआ था लंदन के मूनफील्ड में हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर होगा लंदन का मूनफील्ड, अर्थात A और C दोनों, ठीक है। सिर्फ लंदन में जन्म अगर एक ऐसे ही दिया रहे तो ये हुआ था किनका, तो जॉन डन का। और अमेरिका में किनका जन्म हुआ था, तो वाल्ट विटमैन का जन्म हुआ था, ठीक है। तो आइए हम लोग अब चलते हैं अपने छठे ऑब्जेक्टिव की तरफ। और हमारा जो छठा ऑब्जेक्टिव है,
वेयर डिड जॉन किट्स स्टडी। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, सेकंड ऑप्शन बोस्टन यूनिवर्सिटी, थर्ड ऑप्शन क्लैर्क्स स्कूल, फोर्थ ऑप्शन नन। तो इसका हिंदी करते हैं पहले हम लोग, आप लोग अपना आंसर लिखिए। तो जॉन किट्स का जो पढ़ाई हुई थी वो कहाँ हुई थी, मतलब वह कहाँ पढ़ते थे। तो इसका आंसर है क्लैर्क्स स्कूल में वो पढ़ते थे। ठीक है, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कौन पढ़ते थे, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जॉन डन पढ़ते थे। ठीक है, चलिए हम लोग अपने सातवें ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा सातवां ऑब्जेक्टिव है जॉन किट्स वाज डीपली इंटरेस्टेड इन विच स्पोर्ट्स। ठीक है, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन क्रिकेट, सेकंड ऑप्शन बॉक्सिंग, थर्ड ऑप्शन हॉकी, फोर्थ ऑप्शन ए एंड बी बोथ। ठीक है, तो इसका पहले हम लोग हिंदी करते हैं, आप लोग आंसर लिखिए। जॉन किट्स जो था गंभीर रुचि था वो क्या चीज़ में था, किस खेल में था, तो इसका आंसर होगा क्रिकेट एंड बॉक्सिंग दोनों। इसका आंसर क्रिकेट एंड बॉक्सिंग दोनों, अर्थात डी ऑप्शन आपका सही है। आप यहाँ से भी पकड़ सकते थे, स्पोर्ट्स लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए स्पोर्ट्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप क्रिकेट एंड बॉक्सिंग दोनों होगा, कोई दोनों वाला ही आंसर होगा, अर्थात आपका ऑप्शन क्या है, डी। चलिए हम लोग अपने आठवें ऑब्जेक्टिव की तरफ आते हैं। तो चलिए हम लोग अपना आठवें ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं। जॉन किट्स ग्रे इनटू अ वोराशियस रीडर स्पेशली ऑफ विच माइथोलॉजी। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है ग्रीक, सेकंड ऑप्शन लैटिन, थर्ड ऑप्शन इंडियन, फोर्थ ऑप्शन इंग्लिश। तो आप लोग अपना आंसर दीजिए। पहले इसका हिंदी कर लेते हैं। जॉन किट्स जो हुए वो ग्रे मतलब बढ़े थे मतलब पले हुए थे, विकसित हुए थे एक सशक्त पाठक के रूप में, विशेष रूप से कौन से पौराणिक कथाओं के। तो जॉन किट्स विशेष रूप से कौन से पौराणिक कथाओं के सशक्त पाठक के रूप में बड़े हुए थे, पाले गए थे। तो इसका आंसर है आपका ग्रीक। ठीक है, ग्रीक। चलिए, और आपसे अगर पूछा जाए कि जॉन डन ने क्या चीज़ का अध्ययन किया था, थियोलॉजी का, धर्मशास्त्र का अध्ययन किया था, धर्म विज्ञान का अध्ययन किया था। चलिए हम लोग आते हैं आपके 9वें ऑब्जेक्टिव की तरफ। तो जॉन किट्स हैड स्टार्टेड डूइंग ट्रांसलेशन ऑफ विच बुक। आपका फर्स्ट ऑप्शन है लैमिया, सेकंड ऑप्शन हाइपीरियन, थर्ड ऑप्शन वर्जिल्स एनिड, और फोर्थ ऑप्शन ओड टू ऑटम। मतलब इसका क्या है, तो जॉन किट्स जो हुआ किस बुक का उन्होंने अनुवाद किया था, किस बुक का उन्होंने अनुवाद का शुरुआत किया था। तो आपका आंसर है क्या, तो वर्जिल्स एनिड। ठीक है, और लामिया, हाइपीरियन और ओड टू ऑटम, ये तीनों जो रचनाएं हैं किनकी, जॉन किट्स की। आप इन तीनों रचनाओं को याद रख लीजिए। हो सकता है ये रचनाएं देखकर पूछ ले क्या इनकी रचनाएं किसने की थी, तो जॉन किट्स ने की थी, लामिया, हाइपीरियन और ओड टू ऑटम। और वर्जिल्स एनिड का उन्होंने क्या किया था, अनुवाद किया था। वर्जिल्स एक कवि हैं जिनकी एक रचना है एनिड, उन्हीं का क्या किया था, अनुवाद किया था। चलिए हम लोग आपके 10वें ऑब्जेक्टिव की तरफ आते हैं। जॉन किट्स एम्बिशन टू बिकम पोएट was fired after acquaintance with। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है मार्टिन लूथर, सेकंड ऑप्शन आपका स्पेंसर फेरी क्वीन, थर्ड ऑप्शन MK गांधी, और फोर्थ ऑप्शन आपका है WH ऑडेन। तो आप लोग अपना आंसर दीजिए। हम हिंदी करते हैं कि जॉन किट्स के कवि बनने की महत्वाकांक्षा जो जन्म हुआ था किसको देखने के बाद, तो ये स्पेंसर के जो फेरी क्वीन रचना है, स्पेंसर एक कवि है, उनके फेरी क्वीन रचना को देखने के बाद उनके अंदर कवि बनने की महत्वाकांक्षा भावना जागी थी। ठीक है, अगर आपको यह इसका हिंदी करने नहीं आ रहा है तो आप मेरे वीडियो में जा सकते हैं, उसे देख सकते हैं, और वीडियो में एक डिस्क्रिप्शन लिंक रहेगा, उसमें सारा वर्ड का उच्चारण और हिंदी दोनों लिखा रहेगा। आप उसे डाउनलोड करके हिंदी इंग्लिश ज़रूर पढ़ना सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं आपका 11वां ऑब्जेक्टिव। तो 11वां ऑब्जेक्टिव है आपका हिज फर्स्ट पोएम लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर वाज पब्लिश्ड इन। ठीक है, आपका फर्स्ट ऑप्शन है 1948, सेकंड ऑप्शन है 1855, थर्ड ऑप्शन है 1814, और फोर्थ ऑप्शन है 1615। ठीक है, चलिए आप लोग अपना आंसर दीजिए। तो उनकी पहली कविताएं
जो थी, उनकी पहली कविता का क्या नाम था, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव आ सकता है। किनकी? जॉन किट्स की पहली कविता का नाम था लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। ठीक है, तो वो पब्लिश्ड हुई थी, प्रकाशित हुई थी, लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर प्रकाशित हुई थी। तो कब हुई थी? तो देखिए 1948 में तो पुलित्जर पुरस्कार मिला था। किनको पुलित्जर पुरस्कार मिला था? तो वाल्ट व्हिटमैन को। ठीक है, और 1855 में क्या हुआ था? तो नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट जो थी, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट कहते हैं, ये लिप्स ऑफ ग्रास जो रचना है उसका प्रकाशन हुआ था 1855 में। तो आपका और 1615 में जॉन डन जो है 42 साल की उम्र में एंग्लिकन चर्च में ये जो कि पादरी की उपाधि ग्रहण किए थे। तो इसका आंसर क्या है? 1814 में ये लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर क्या हुआ था? पब्लिश्ड हुआ था। तो ऑब्जेक्टिव जो चुनने का एक यह भी तरीका है कि आप क्या कीजिए, हिट एंड ट्रायल मेथड अपनाइए। जो आपका ऑप्शन उसको छांटते जाइए। जैसे मैंने अभी तीनों ऑप्शन छाटा तो हमको अपने आप चौथा ऑप्शन मिल गया। ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम में अगर आपको ऑब्जेक्टिव नहीं भी आ रहा है तो आप उसे छांट कर आराम से बना सकते हैं। यह सबसे अच्छा मेथड माना जाता है ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं आपके 12वें ऑप्शन पे। तो आपका 12वां ऑप्शन है विच पोएम, आपका 12वां ऑब्जेक्टिव, विच पोएम ऑफ जॉन किट्स वाज एप्रिसिएटेड बाय वर्ड्सवर्थ, है ना। आपका फर्स्ट ऑप्शन ऑन मेलानकली, सेकंड ऑप्शन इंडी मायोन, और थर्ड ऑप्शन साइक टू साइक, और फोर्थ ऑप्शन है ऑल, है ना। तो आप आंसर दीजिए, हम हिंदी करते हैं कि जॉन किट्स की कौन सी रचना की प्रशंसा किसने की थी? विलियम वर्ड्सवर्थ एक कवि हैं, उन्होंने उनकी रचना का प्रशंसा की थी। तो कौन सी रचना की प्रशंसा की थी? तो आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या था? मेलानकली, सेकंड ऑप्शन इंडी मायोन, थर्ड ऑप्शन साइक, और फोर्थ ऑप्शन ऑल। इसका आंसर हो जाएगा इंडी मायोन। ठीक है, और बाकी सब ये जो रचनाएं बची है ऑन मेलानकली और टू साइक, ये भी जॉन किट्स की ही रचनाएं हैं। इन्हें भी आप ध्यान रखिएगा। आपको हो सकता है कि ऑन मेलानकली या टू साइक ये सब देकर पूछ ले ये किन की रचना है, तो जॉन किट्स की रचनाएं हैं। ठीक, चलिए हम लोग अपने 13वें ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा 13वां ऑब्जेक्टिव है जॉन किट्स डाइड बिकॉज ऑफ विच डिजीज, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका है ट्यूबरकुलोसिस, सेकंड ऑप्शन है पोलियो, थर्ड ऑप्शन है एपिलेप्सी, और फोर्थ ऑप्शन है नन। ठीक है, तो इसका हिंदी पहले हम लोग कर लेते हैं कि जॉन किट्स की जो मृत्यु हुई थी किस बीमारी के कारण हुई थी। तो आपका आंसर है ट्यूबरकुलोसिस, मतलब टीबी की बीमारी के कारण, या क्षमा तपेदिक जिसको हम लोग बोलते हैं टीबी, उस बीमारी के कारण हुई थी जॉन किट्स की मृत्यु। तो चलिए हम लोग अपने 14वें ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। जॉन किट्स लिव्ड फॉर ईयर्स ओनली, है ना। जॉन किट्स लिव्ड फॉर ईयर्स ओनली। आपका फर्स्ट ऑप्शन 42, सेकंड ऑप्शन 12, और थर्ड ऑप्शन 26, और फोर्थ ऑप्शन 48। ठीक है, तो हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो 42 ईयर्स में क्या हुआ था? तो 42 ईयर्स में जो जॉन डन थे, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के जो कवि है, वो एंग्लिकन चर्च में पादरी का जो पोस्ट होता है वो ग्रहण किए थे। 12 साल की उम्र में ये आपका वाल्ट व्हिटमैन जो है वह कारपेंटर के रूप में काम करना स्टार्ट किए थे। तो इसका आंसर क्या है? तो 26 साल के अंदर ही उनकी मृत्यु हो गई थी। किन की? जॉन किट्स की। ठीक है, और किसकी बीमारी के कारण हुई थी? तो टीबी बीमारी के कारण। चलिए हम लोग अपने 15वें ऑब्जेक्टिव की तरफ आते हैं। ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज ब्यूटी फॉर होम। ठीक है, तो टी.एस. इलियट फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन H.E. बेट्स, थर्ड ऑप्शन कमला दास, और फोर्थ ऑप्शन जॉन किट्स। ठीक है, तो इसका हिंदी हम लोग करते हैं, तब तक आप लोग इसका आंसर दीजिए कि सत्य ही सॉरी सुंदरता ही सत्य है, सुंदरता ही सत्य है, और सत्य ही सुंदरता है किन के लिए? तो इसका आंसर है कमला दास, सॉरी कमला दास कह रहे हैं, जॉन किट्स, जॉन किट्स। ठीक है, और टी.एस. इलियट ने आपकी कौन सी कविता लिखी है? तो मैकेविटी दी मिस्ट्री कैट। H.E. बेट्स ने आपकी कौन सी कहानी लिखी है? तो द अर्थ। और कमला दास ने तो कौन सी कविता लिखी है? तो माई ओल्ड ग्रेट मदर हाउस लिखी है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अपने 16वें ऑब्जेक्टिव की तरफ आते हैं। जो हमारा 16वां ऑब्जेक्टिव है वह कुछ इस तरह से है कि
द थीम ऑफ द पोएम इज डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ, है ना, फर्स्ट विंटर, सेकेंड समर, थर्ड ऑटम और फोर्थ स्प्रिंग। ठीक है, तो इसका पहले हम लोग हिंदी करते हैं, तब तक आंसर दें कि इस कविता का जो थीम है, भावना है, उद्देश्य है, किसका वर्णन करना, किसकी सुंदरता का वर्णन करना। तो आप जानते हैं ऑटम मतलब पतझड़ की सुंदरता का वर्णन करना। तो आइए हम लोग अपने 17वें ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। तो हमारा 17वां ऑब्जेक्टिव है कि ऑटम स्टार्ट्स आफ्टर द डिपार्चर ऑफ, है ना। ऑटम जो हो, इसका पहला आपका पहला जो ऑप्शन है रेन, रेन्स, सेकंड ऑप्शन समर, थर्ड ऑप्शन विंटर और फोर्थ ऑप्शन स्प्रिंग। ठीक है, तो इसका हिंदी क्या हुआ कि ऑटम जो ऋतु होती है वो किसके जाने के बाद स्टार्ट होती है। तो इसका आंसर है समर। ठीक है, समर के जाने के बाद यह स्टार्ट होती है। तो एक क्वेश्चन भी था कि यह जो ऑटम है समर और स्प्रिंग से कैसे रिलेटेड है। तो यह समर के जाने के बाद मतलब गर्मी के जाने के बाद स्टार्ट होती है और यह बसंत ऋतु के पहले आती है। ठीक है, चलिए आपका जो 18वां ऑब्जेक्टिव है ये इस तरह से है कि अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट पोएम ट्विटर इन द स्काई। आपका फर्स्ट ऑप्शन है ईगल्स, सेकंड ऑप्शन सैलोज, थर्ड ऑप्शन क्रोज और फोर्थ ऑप्शन वल्चर्स। ठीक है, तो इसका हिंदी क्या है कि जो प्रेजेंट पोएम है वर्तमान कविता के अनुसार आसमान में क्या चहचहाते हैं। तो ये आपके ईगल्स मतलब चील, और सैलोज मतलब अबाबील, क्रोज मतलब कौवा, भल्चर्स मतलब गिद्ध। तो इसका आंसर है सैलोज मतलब अबाबील नाम का एक पक्षी है, वो आसमान में चहचहाते हैं। चलिए हम लोग आपके 19वें ऑब्जेक्टिव की तरफ आते हैं। ऑटम इज़ द क्लोज फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग, है ना। फर्स्ट ऑप्शन सन, सेकंड ऑप्शन मून, थर्ड ऑप्शन स्टार्स और फोर्थ ऑप्शन फ्लावर्स। ठीक है, कि ऑटम जो है ना, ये परिपक्व किसके कौन सा परिपक्व का घनिष्ठ मित्र है ना, कि कौन हुआ परिपक्व है जिनका घनिष्ठ मित्र कौन है, ऑटम है मतलब पतझड़ है। तो पतझड़ का घनिष्ठ मित्र कौन है, सन है, सूरज। ठीक है, तो आइए हम लोग अब आपके 20वें ऑब्जेक्टिव की तरफ आते हैं। ऑटम इज अ सीजन ऑफ, ऑटम इज अ सीजन ऑफ फ्रूटफुलनेस, फ्रूटलेस। आपका फर्स्ट ऑप्शन फ्रूटलेस, सेकंड ऑप्शन स्पार्कलेस, थर्ड ऑप्शन फ्रूटफुलनेस और फोर्थ ऑप्शन नन। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आपका फर्स्ट ऑप्शन फ्रूटलेस, सेकंड ऑप्शन स्पार्कलेस, थर्ड ऑप्शन फ्रूटफुलनेस और फोर्थ ऑप्शन नन। तो इसका हिंदी क्या हुआ, तो आप लोग आपका आंसर दीजिए। हम हिंदी करते हैं कि ऑटम मतलब पतझड़ जो है एक ऋतु है, एक मौसम है, एक मीठे रूप से किसको, तो इसका मीठे रूप से पकाने वाला किसको, फ्रूटफुलनेस भरपूर रूप से फलों को मीठे रूप से पकाने वाला मौसम है कौन, पतझड़। तो ये फ्रूटफुलनेस होगा। ये फ्रूटलेस मतलब तो क्या होता है, मतलब बिना फल के, समझे। तो फ्रूटलेस तो नहीं होगा, स्पार्कलेस मतलब बिना चिंगारी के, तो ये तो होगा नहीं। तो आपका आंसर कौन होगा, फ्रूटफुलनेस मतलब भरपूर रूप से, इसका हिंदी होता है तो भरपूर रूप से ये फलों को पकाने वाला मौसम है। ठीक है, कौन, ऑटम। चलिए हम लोग आपके 21वें ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। 21वां ऑब्जेक्टिव है ऑटम कम्स प्रायर टू, है ना। आपका फर्स्ट ऑप्शन रेन्स, सेकंड ऑप्शन समर, थर्ड ऑप्शन स्प्रिंग और फोर्थ ऑप्शन विंटर। ठीक है, तो आप आंसर दें। तो हम हिंदी कर रहे हैं कि जो पतझड़ है पहले आता है, किनके पहले आता है, कौन सी ऋतु का पहले आता है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जहां आपका जो ऑब्जेक्टिव था 16वां या 16वां ऑब्जेक्टिव में, 17वां ऑब्जेक्टिव में, कि यह जो है स्प्रिंग के पहले मतलब वसंत ऋतु के पहले और गर्मी के बाद आता है। यह इनका रिलेशन है किससे, स्प्रिंग से और बसंत ये समर से, किसका, ऑटम का। ठीक है, पतझड़ का। चलिए हम लोग आपके 22वें ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट हैपन्स इन ऑटम। ठीक है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन फ्रूट्स राइपनेस, है ना, फ्रूट राइपनेस और सेकंड ऑप्शन फ्लावर्स ब्लूम, थर्ड ऑप्शन बर्ड्स सिंग और फोर्थ ऑप्शन ऑल। ठीक है, आप अपना आंसर दें। हम इसका हिंदी करते हैं कि पतझड़ में क्या होता है ना, पतझड़ में क्या होता है, फल पक जाते हैं, फूलों जो है ना, फूल जो होते हैं खिल जाते हैं और जो पक्षियाँ हैं वो गाना गाने लगती है। तो इसका आंसर है सभी, ये सारे काम पतझड़ में होते हैं। ठीक है, तो हम आते हैं आपके 23वें ऑब्जेक्टिव की तरफ। ऑटम इज अ सीजन, ऑटम इज अ सीजन ऑफ,
ठीक है। ऑटम एक सीजन है किसका, मिस्ट का, डस्ट का, वाटर का, नन, तो इसका आंसर है मिस्ट, ठीक है। मिस्ट का ये मौसम है, धुंध का मौसम है, कोहरे का मौसम है। चलिए हम लोग आपके 24वें ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। द प्रेजेंट पोएम इज लोकेट ये द प्रेजेंट पोएम इज कैटेगराइज्ड इन, है ना। फर्स्ट ऑप्शन सोनेट, सेकंड ऑप्शन लिरिक्स, थर्ड ऑप्शन ओड और फोर्थ ऑप्शन स्टोरी, ठीक है। तो आप इसका आंसर दें। तो यह जो वर्तमान कविता है उसको रखा जाता है, उसको बांटा गया क्या चीज़ में, सोनेट मतलब छंद में, लिरिक्स है ना जो काव्य गीत में, और फोर्थ ऑप्शन ये थर्ड ऑप्शन जो है आपका ओड मतलब प्रशंसा करने वाले गीत, और फोर्थ जो है कहानी, तो इसका आंसर है ओड, ठीक है। तो सोनेट कौन सा कविता है, तो आपका सोनेट जो है वो आपका सोल्जर जो कविता है वो कविता सोनेट है। 14 लाइन की कविता को हम लोग सोनेट बोलते हैं। और जो इससे पहले तीनों कविताएं हैं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ और ये नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, ये तीनों लिरिक्स थी, तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग 25वें ऑब्जेक्टिव की तरफ आते हैं। ओड टू ऑटम कंजिस्ट ऑफ स्टेंजाज, फर्स्ट ऑप्शन 1, सेकंड ऑप्शन 3, थर्ड ऑप्शन 2 और फोर्थ ऑप्शन 4, ठीक है। आप इसका आंसर दें। तो ओड टू ऑटम जो कविता है उसमें कितने स्टेंजा है, तो इसका आंसर है 3 स्टेंजा है, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। हम लोग आपके 26वें ऑब्जेक्टिव की तरफ आते हैं। इन प्रेजेंट पोएम ऑटम अपीयर्स लाइक अ, ठीक है, मतलब क्या कि वर्तमान कविता में ऑटम एक दिखता है, बिहेव करता है, क्या चीज़ जैसा बिहेव करता है, प्रतीत होता है। तो एप्पल पीकर, सेकंड ऑप्शन ओल्ड मैन, थर्ड ऑप्शन ग्लीनर और फोर्थ ऑप्शन गार्डनर, ठीक है। तो इसका आंसर है ग्लीनर, ठीक है, ग्लीनर। एप्पल पीकर मतलब सेब को चुनने वाला, और ओल्ड मतलब बूढ़ा, और ग्लीनर मतलब होता है इकट्ठा करने वाला, गार्डनर मतलब क्या होता है जिसको हम लोग माली कहते हैं। तो इसका आंसर है क्या, ये ग्लीनर, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, इसको मैंने आपके वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बताया है। तो आप अगर इसे देखे होंगे तो कन्फर्म पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव मार दिए होंगे। तो हम लोग आपके 27वें ऑब्जेक्टिव की तरफ आते हैं। 27वां ऑब्जेक्टिव है विच वर्ड डज नॉट कैटेगराइज्ड ऑटम, विच वर्ड डज नॉट कैटेगराइज्ड ऑटम। फर्स्ट ऑप्शन आपका ड्राउज्ड, सेकंड ऑप्शन केयरलेस, थर्ड ऑप्शन ईगर, फोर्थ ऑप्शन पेशेंट, ठीक है। तो आप आंसर दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका मतलब क्या होता है कि कौन सा जो इनमें से वर्ड है पतझड़ को चित्रित नहीं करता है, तो इसका आंसर है ईगर, गुस्सा, ठीक है। गुस्सा जो है वो चित्रित नहीं करता है, ईगर सॉरी एंगर नहीं, ईगर, ईगर मतलब उत्सुकता होता है, ठीक है, उत्सुकता नहीं इसको चित्रित करता है इस ऋतु को। ड्राउज मतलब होता है ऊँघना, है ना, या पूरा तरह से नींद में सो जाना, है ना। तो ये ड्राउज का उपयोग होता है पतझड़ में, ठीक है, जब हवाएं चलती है। केयरलेस मतलब या बेफिक्र, तो आप अगर ये स्प्रिंग को देखना चाहते हैं तो जाकर खलिहानों में देख सकते हैं बेफिक्र रूप से। और पेशेंट मतलब धैर्यतापूर्वक से, जब सेब का रस टपकने लगता है तो ये धैर्यतापूर्वक वर्ड यूज होता है। तो आपका ईगर वर्ड जो उत्सुक वर्ड है वो कभी यूज नहीं हुआ, तो इसका आंसर होगा ईगर। ईगर वर्ड इसको चित्रित नहीं करता है ऑटम वर्ड को, ठीक है। हम लोग आपके 28वें ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। तो हमारा 28वां ऑब्जेक्टिव है कि सिट्स केयरलेसली ऑन अ ग्रैंडरी फ्लोर, ठीक है, सिट्स केयरलेसली ऑन अ ग्रैंडरी फ्लोर। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है रेंस, सेकंड ऑप्शन है विंटर, थर्ड ऑप्शन है ऑटम और फोर्थ ऑप्शन है स्प्रिंग, ठीक है। मतलब इसका क्या हुआ, आप आंसर दें कि कौन बेफिक्र रूप से खलिहानों में बैठा रहता है, तो इसका आंसर है क्या, ऑटम। पतझड़ जो है बेफिक्र रूप से खलिहानों में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम लोग आपके 29वें ऑब्जेक्टिव की तरफ आते हैं। द बिनोइंग वाइंड सॉफ्टली लिफ्ट्स द हेयर ऑफ, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका है एन ओल्ड मैन, सेकेंड ऑप्शन है द पोएट और थर्ड ऑप्शन है जॉन किट्स और फोर्थ ऑप्शन है बी एंड सी, ठीक है। थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा इस ऑब्जेक्टिव को, ठीक है। तो पहले हम लोग हिंदी करते हैं, आप आंसर जरूर दें और ध्यान से देखें कि जो द बिनोइंग वाइंड मतलब ओसाने वाली हवा, जब अनाज और भूसा मिल जाता है तो उसको अलग करने के लिए जो हवा में उपयोग होती है उसको बिनोइंग वाइंड कहते हैं, ओसाने वाली हवा। सॉफ्टली मतलब मुलायम रूप से, लिफ्ट में उठाती है, द हेयर किनके बालों को, ठीक है। तो जो बिनो ओसाने वाली हवाएं जो होती है किनके मुलायम बालों को उठाती है,
तो आपका ऑप्शन था एक बूढ़े आदमी को, कवि को, जॉन किट्स को या बी एंड सी दोनों। तो इसका आंसर जो होगा बी एंड सी दोनों। क्यों? क्योंकि जो कवि आपका कौन है, तो जॉन किट्स है, जॉन किट्स ही आपका कवि है, तो इसका आंसर बी एंड सी दोनों होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग आपके तीसरे ऑब्जेक्टिव की तरफ आते हैं। ठीक है, ओड स्टैंड्स फॉर, ओड स्टैंड्स फॉर, ओड शब्द का क्या मतलब होता है? ठीक है, ओड शब्द का क्या मतलब होता है? तो आपका फर्स्ट ऑप्शन हिम, सेकंड ऑप्शन सैड सॉन्ग, थर्ड ऑप्शन प्लीजिंग सॉन्ग, फोर्थ ऑप्शन नन। ठीक है, तो हिम मतलब होता है भजन, तो ये भजन तो ओड मतलब नहीं होता है। सैड सॉन्ग मतलब दुख वाला गीत तो नहीं होता है। तो प्लीजिंग सॉन्ग मतलब क्या? खुशी करने वाला गीत, मतलब किसी की प्रशंसा करने वाला गीत होता है ओड का मतलब। तो ओड के मतलब होता है किसी का प्रशंसा करने वाला गीत, या पतझड़ ऋतु की प्रशंसा कर रहा है। तो और इसका आंसर क्या होगा? प्लीजिंग सॉन्ग। तो इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव थे सारे के सारे इस वीडियो में मौजूद हैं। आपने कितने ऑब्जेक्टिव सही किए मुझे ज़रूर मैसेज करेंगे, और इसी तरह के वीडियो का अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और इस वीडियो के सेशन में आपको पूरे इंग्लिश किताब का जो 12वां का है उसका है एनालिसिस, हिंदी, ऑब्जेक्टिव और समरी सब कुछ करवाया जाएगा। तो इसलिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।